नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नवंबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। नवंबर मंथ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हुए हैं उन सभी को एक दो वीडियोज़ में मैं आपको कवरअप कराता हूँ। तो पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर कार्ड बनकर आ रहा है, पहले जाइए पार्ट 1 देखिए। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। तो पार्ट 2 में दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो पूरी वीडियो आपको एंड तक देखनी है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वरना आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के पास, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और इसकी क्विज और PDF आपको मिल जाएगी MZT ऐप पर, तो आप लोग MZT ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया? तो दोस्तों प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसके निदेशक यानी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा जी का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। इनकी नियुक्ति दोस्तों हुई थी 19 नवंबर 2018 को, तब इनको नियुक्त किया गया था 2 वर्षों के लिए, लेकिन अब 1 वर्ष और कार्यकाल बढ़ गया, तो इनका कार्यकाल अब 3 वर्षों का हो गया है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की। इसकी स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी। ठीक है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और डायरेक्टर का नाम आपको पता है संजय कुमार मिश्रा। ये 1984 बैच के IRS ऑफिसर हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ पर बच्चों के लिए विश्व का पहला पुस्तकालय खोला गया? तो अभी हाल ही में दुनिया का पहला लाइब्रेरी चिल्ड्रंस के लिए खोला गया है कोलकाता में। पश्चिम बंगाल परिवहन निगम और APJ आनंद चिल्ड्रंस लाइब्रेरी के सहयोग से ये विकसित किया गया है। इसमें दोस्तों बच्चों के लिए लगभग 1000 से ज़्यादा पुस्तकें होंगी। ओके, नेक्स्ट, भारतीय चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को पंजाब राज्य का आइकॉन नियुक्त किया? तो पंजाब राज्य का आइकॉन नियुक्त किया गया है सोनू सूद को। किसके द्वारा? भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। सोनू सूद आप सबने देखा, पिछले दिनों में बहुत बड़ा नाम उभर करके आया। ये आत्मकथा भी अभी हाल ही में इन्होंने लॉन्च करने की घोषणा की है, आई एम नो मसीहा नाम से। और हालांकि ये मसीहा के रूप में ही बन करके आए, आप सभी ने देखा कितने ना जाने कितने प्रवासियों को इन्होंने उनके घरों तक पहुंचाया। इनके इसी कार्य के लिए UNDP ने इन्हें अवार्ड भी दिया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अवार्ड दिया। कौन सा? सोशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन का अवार्ड दिया है। ओके, अच्छा, एसर इंडिया ने अभी हाल ही में इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ओयो होटल्स के भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, सोनू सूद। तो ये सभी पॉइंट्स आपको इनसे याद रखनी है। ठीक है, इनकी आत्मकथा तो आप लोग जरूर याद रखिएगा, आई एम नो मसीहा लॉन्च होने वाली है। नेक्स्ट, एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र में दोस्तों एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया है। इसका नाम रखा गया है जय भवानी महिला सहकारी कपड़ा मिल। क्या नाम है? जय भवानी महिला सहकारी कपड़ा मिल। ये 30 एकड़ की ज़मीन पर बनाई गई है। इसको बनाने में आई है 100 करोड़ की लागत। ओके, एशिया की पहली ऐसी मिल है जो पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर काम करेगी। इस टेक्सटाइल मिल से दोस्तों सूती कपड़े की प्रोसेसिंग की जाएगी, और ख़ास बात तो ये है कि ये महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिससे महिलाओं को रोजगार प्राप्त हो सके। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी ने किसके सम्मान में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज, किसके? विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज एक जैनाचार्य हैं, इनके सम्मान में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। स्टैचू ऑफ पीस बनाया कहाँ गया है? ये दोस्तों राजस्थान के जेतपुरा में पाली नामक स्थान पर बनाया गया है। कहाँ पर? पाली, जेतपुरा, राजस्थान में बनाया गया है। श्री विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित किया गया है। उनकी 151वीं जयंती पर यह स्थापित किया गया है, श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज जी की। तो 151वीं जयंती पर इसका उद्घाटन किया गया है इस मूर्ति का। तो इसकी ऊंचाई भी यहीं से आप लोग याद कर सकते हैं। इसकी ऊंचाई है 151 इंच की। ठीक है, याद रखिएगा, ये फिट नहीं है, इंच है। फिट की अगर बात की जाए तो 12.6 फिट है। तो 151 इंच की ये ऊंची मूर्ति है। अष्टधातु की मूर्ति है, यानी 8 धातुओं से मिलकर के बनाई गई है स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ यूनिटी आप सभी को पता है, वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति 182 मीटर की। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात वाला राज्य बना? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश बन गया है सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात वाला राज्य। यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर 1085 महिलाएं हैं। कितनी? 1000 पुरुषों पर 1085 महिलाएं हैं, और ये है देश का सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात वाला राज्य। ये रिपोर्ट नागरिक पंजीकरण प्रणाली के बेसिस पर रिलीज किया गया है। सबसे खराब प्रदर्शन वाले राज्य में अगर बात की जाए, सबसे खराब प्रदर्शन रहा मणिपुर का।
यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 757 महिलाएं ही है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में कहाँ पर भगवान हनुमान की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा हुई? तो दोस्तों अभी हाल ही में हम्पी में, कर्नाटक के हम्पी किष्किंधा में भगवान हनुमान की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा हुई। इसकी ऊंचाई होगी 215 मीटर। कितनी? 215 मीटर। समय लगेगा 2 वर्षों का, लागत आएगी लगभग 1200 करोड़ रुपए। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में कहाँ की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा जी का निधन हो गया? तो गोवा की पूर्व राज्यपाल थी, गवर्नर थी मृदुला सिन्हा जी, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये बीजेपी की सीनियर लीडर भी थी, बीजेपी पार्टी से भाजपा महिला मोर्चा की ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुकी थी। 77 वर्ष की उम्र में अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट, फीफा ने किस देश में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप 2021 को रद्द करने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसने दोस्तों भारत में जो होने वाला था अंडर 17 का महिला विश्व कप 2021 में, इसको कैंसिल करने की यानी रद्द करने की घोषणा कर दी है। किस वजह से? कोविड-19 की वजह से। तो ये होने वाला था भारत में। अच्छा, 2021 वाला तो रद्द कर दिया गया है, लेकिन अगले संस्करण की मेज़बानी भी भारत ही करेगा 2022 की। ठीक है, 2022 में जो होगा उस संस्करण की मेज़बानी भारत ही करेगा। ओके, लेकिन ये वाला जो संस्करण है इसे कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टाला नहीं गया है। अगर टाला जाता है तो फिर संस्करण वही रहता है, लेकिन अगर कैंसिल कर दिया गया और अगले संस्करण की मेज़बानी हुई तो अगला संस्करण वो कहा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 12वां संस्करण होना है किसी गेम का, तो फिर अगर वो पोस्टपोन किया जाता है तो अगला जो होगा वो 12वां संस्करण ही कहलाएगा। लेकिन अगर कैंसिल किया गया है 12वां संस्करण तो अगला जो होगा वो 13वां संस्करण होगा। ओके, ये सब चीज़ें तो आप लोग समझते ही होंगे। अगला, किस राज्य ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट का गठन किया? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट का गठन किया है। मध्य प्रदेश बन गया है भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने गायों के संरक्षण के लिए दोस्तों एक अलग से ही कैबिनेट का गठन किया हुआ है। इस कैबिनेट के मंत्रिमंडल में पशुपालन, वन, पंचावट, ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग शामिल किए जाएंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला किसे बनाया गया? तो कर्नाटक में अब हो चुके हैं दोस्तों 31 जिले। विजयनगर को बनाया गया है 31वां जिला। विजयनगर को बल्लारी जिले से अलग किया गया है और इसका नाम विजयनगर रखा गया है। विजयनगर आप सुने होंगे इतिहास में, ऐतिहासिक जो साम्राज्य था विजयनगर, उसी विजयनगर के नाम पर इस जिले का नाम रखा गया है विजयनगर। क्लियर? नेक्स्ट, विश्व की सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर्स में भारत का परम सिद्धि किस स्थान पर है? आप सभी को पता होना चाहिए परम सिद्धि भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम है। तो अभी हाल ही में दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर्स की एक लिस्ट आई, रैंकिंग की गई और इसमें भारत की जो सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि, जो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, इसको स्थान मिला 63वां। कौन? 63rd पोजीशन में आया भारत का सुपर कंप्यूटर। अब देखिए पहले पर कौन रहा? पहले पर रहा दोस्तों फुगाकू है जापान का, FUGAKU। इसके बाद सेकंड पर रहा समिट नाम का, समिट जो है वो IBM कंपनी का है, अमेरिका का। टोटल लिस्ट की बात करें तो 500 सुपर कंप्यूटर्स को लिया गया था, दुनिया भर के सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट निकाली गई थी। इसमें टॉप 100 में भारत के 2 सुपर कंप्यूटर रहे। एक तो परम सिद्धि, दूसरा जो भारतीय सुपर कंप्यूटर रहा इस लिस्ट में वो था प्रत्यूष को रैंक मिली 78वीं, 68 पोजीशन पर था प्रत्यूष। अच्छा, भारत के कौन कौन से सुपर कंप्यूटर्स हैं इनके नाम तो आपको बेसिकली पता ही होने चाहिए। परम सिद्धि हो गया, प्रत्यूष हो गया, मिहिर है एक, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर आने वाले दिनों में आपका कोई सा भी एग्जाम लगा हुआ है और आप कोई ऐसा मटेरियल ढूंढ रहे हैं जो जनवरी से लेकर के अक्टूबर मंथ या नवंबर मंथ तक के सभी करंट अफेयर को कवरअप करे, तो आप हमारी ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक परचेज कर सकते हैं। इसमें जनवरी 2020 से लेकर के अक्टूबर 2020 तक के सभी करंट अफेयर को पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है अलग अलग। आप इसे परचेज कर सकते हैं MZT ऐप से जाकर के या फिर इंस्टामोजो लिंक से भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, इसे परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा। इस ई बुक से आप दोस्तों 100% गारंटी के साथ तैयारी कीजिए। जनवरी से अक्टूबर के बीच में अगर कोई सा भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस ई बुक के बाहर से नहीं आएगा। पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ
चैप्टर वाइज कैटेगरी वाइज कर करके एक टॉपिक का चैप्टर बना करके एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आप में से ही बहुत से लोग जो लगातार एग्जाम दे करके आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि 100% करंट अफेयर का क्वेश्चन मैच कर रहा है ई बुक से या फिर वीडियोज से। तो आप लोग दोस्तों हमारे ई बुक्स को परचेज कर सकते हैं MZT ऐप पर जाकर के। MZT ऐप आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ से टाइग्रेस ऑन द ट्रेल नामक मोटरसाइकिल यात्रा शुरू की गई? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश से दोस्तों टाइग्रेस ऑन द ट्रेल नाम की एक मोटरसाइकिल यात्रा शुरू की गई है। इसमें दोस्तों 15 फेमस वीमेन बाइकर्स जो हैं उनकी टीम है, उनकी टीम के द्वारा ये मोटरसाइकिल की यात्रा शुरू की गई है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश राज्य के पर्यटन स्थलों की यात्रा करी। इसका मेन पर्पज़ यही होगा कि जो भी पर्यटन स्थल हैं, पर्यटक स्थल हैं मध्य प्रदेश के, उनके बारे में लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाया जाए, लोगों के बीच संदेश फैलाया जाए, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिले। ओके, नेक्स्ट, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना का अनुबंध किसे प्राप्त हुआ? तो लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी को, L&T कंपनी को दोस्तों मुंबई अहमदाबाद के बीच में जो भारत की पहली बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है, बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है उसका राइट्स मिल गया है, यानी उस पर ये काम करेगा L&T। ओके, इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा और जानिए। इस प्रोजेक्ट का नाम है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट। ये 87.569 किलोमीटर की दूरी के लिए बुलेट ट्रेन चलाई जानी है। 87.569, लागत आने वाली है 7,000 करोड़ की। ओके, अगला है, लंका प्रीमियर लीग LPL का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना? तो लंका प्रीमियर लीग का टाइटल स्पॉन्सर बना दोस्तों My11 सर्कल। My11 सर्कल जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं सौरभ गांगुली, और इसने टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है लंका प्रीमियर लीग की। जैसे इंडिया में IPL होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे ही लंका में शुरू किया जा रहा है पहला लंका प्रीमियर लीग श्रीलंका में। ओके, तो ये 26 अक्टूबर से शुरू हुआ, 16 दिसंबर तक चलने वाला है। टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने हासिल कर ली? My11 सर्कल ने। अच्छा, अब कुछ और आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं। Dream11 ने इस बार IPL की, जो इंडियन प्रीमियर लीग है, इसकी टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की थी। इसी वजह से आप बार बार कह रहे थे Dream11 IPL। ओके, तो यानी टाइटल में नाम जुड़ गया उस ब्रांड का, तो वो हुआ टाइटल स्पॉन्सर। MPL ऐसे ही BCCI ने MPL को अपना जर्सी का, अपने किट का, जो इंडियन प्लेयर्स होंगे उनके किट का स्पॉन्सरशिप का राइट्स दिया हुआ है। तो MPL हुआ भारतीय क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर। ओके, किट में क्या क्या आता है? जर्सी हुआ, ग्लव्स हुए, पैड हुआ। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषणों पर कौन सी पुस्तक का अनावरण किया? तो अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने दोस्तों द रिपब्लिकन एथिक और लोकतंत्र के स्वर, इन दोनों पुस्तकों का अनावरण किया है। इन दोनों बुक्स में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अपने कार्यकाल के तीसरे वर्ष के दौरान जो भी भाषण दिए हुए हैं, जहाँ जहाँ भी स्पीचेस दी हुई हैं, उनका कलेक्शन है। ओके, और इससे पहले आपको पता हो कि जो 2 वर्ष कार्यकाल के पूरे हुए रामनाथ कोविंद जी के, उससे पहले उन दोनों कार्यकालों पर भी एक पुस्तक आ चुकी है। यानी पहले वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ तो द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 1 आया, दूसरा हुआ तो द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 2 आया, और तीसरे कार्यकाल पर ये दोनों पुस्तकें आई। दोनों ही पुस्तकों का ये तीसरा संस्करण है। ओके, चलिए अगला, हाल ही में किस देश के सांसदों ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की? जापान के सांसदों ने भी अब जलवायु आपातकाल की घोषणा कर दी है। इससे पहले दोस्तों कुछ और भी देश हैं जो जलवायु आपातकाल की घोषणा कर चुके हैं। अब जापान भी उन देशों में शामिल हो चुका है जो क्लाइमेट इमरजेंसी की घोषणा कर दिया है। क्लाइमेट इमरजेंसी की घोषणा करने वाला पहला देश बना था ब्रिटेन, दूसरा देश बना था आयरलैंड। ये दोनों देशों के नाम आपको याद रखना है, ठीक है। जापान भी अब उन देशों में शामिल हो गया है। अभी कुछ ही दिन पहले, इससे पहले जापान ने दोस्तों अपना 2050 तक का टारगेट रखा था कि वो 2050 तक कार्बन मुक्त घोषित कर देगा अपने आप को, 0 कार्बन एमिशन वाला देश बन जाएगा। ये भी घोषणा किया है, यानी अपना लक्ष्य इसने रखा है जापान ने। ओके, तो जापान विश्व का 5वां कार्बन उत्सर्जक देश है। अब ऐसे 7 देश हो चुके हैं जिन्होंने जलवायु आपातकाल की घोषणा कर दी है। अगला है, हाल ही में किस देश ने पेट्रोल और डीजल कार की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया? तो अभी हाल ही में ब्रिटेन ने दोस्तों पेट्रोल और डीजल कार की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है अपने देश में। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा है कि 2030 तक, वहां पर 2030 तक पूरी तरह से पेट्रोल और डीजल कारों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ठीक है, जितने भी पेट्रोल और डीजल वाहन हैं सभी पर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। अब इसके लिए इन्होंने ऐसा नहीं किया है केवल बैन लगाया है,
इन्होंने 1.72 बिलियन डॉलर का अनुदान भी देने की घोषणा की है। जो भी कार मैन्युफैक्चरर होंगे या इंफ्रास्ट्रक्चर को जो बिल्डअप करते हैं, कार बनाते हैं, कार निर्माता कंपनी होती है वहाँ पर, उसके लिए वो 1.72 बिलियन डॉलर का अनुदान भी देंगे कि आप लोग अब ई व्हीकल्स पर फोकस करो, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ज़्यादा फोकस करो और उन्हीं का प्रोडक्शन करो। नेक्स्ट, विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टेलीविज़न डे। ये दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को। दुनिया भर में टेलीविज़न और ब्रॉडकास्टिंग मीडिया की भूमिका के महत्व के बारे में लोगों को बताने के लिए, इसने क्या क्या योगदान दिया पिछले दिनों में, इसके बारे में याद कराने के लिए ये मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया? पहली बार दोस्तों 21 नवंबर 1996 को मनाया गया था। क्यों? क्योंकि 1996 को ही यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने इसकी घोषणा की थी। इसी दिन दोस्तों वर्ल्ड टेलीविज़न फोरम भी आयोजित हुआ था। चलिए, अच्छा, 21 नवंबर को एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, वो भी याद रखिएगा, विश्व मत्स्य पालन दिवस, वर्ल्ड फिशरीज डे। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत दूसरी बार जो माँ बनेंगी, जो दूसरी बार माँ बनने वाली महिलाएं होंगी, उनको 6-6 हज़ार रुपये दिए जाएंगे सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। तो इस योजना को भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी जी, उनकी जयंती पर शुरू किया गया। उनकी जयंती होती है 19 नवंबर को, तो उसी अवसर पर शुरू किया गया इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना। ओके, अगला, अच्छा, इंदिरा रसोई योजना भी याद रखिएगा, इंदिरा गांधी से ही इंदिरा रसोई योजना, वो भी राजस्थान की ही योजना है, कई बार आपको बताया गया है। अगला, आईसीसी ने कब तक के लिए महिला T20 विश्व कप स्थगित किए? तो आईसीसी ने दोस्तों महिला T20 विश्व कप, विमेंस का जो T20 वर्ल्ड कप है, वो फरवरी 2023 तक पोस्टपोन करने की घोषणा कर दी है। अब तक होना था 2022 में, ठीक है, नवंबर 2022 में होना था, लेकिन अब ये टाल दिया गया। अब होगा फरवरी 2023 में। कहाँ पर होगा? साउथ अफ्रीका में होगा। अभी इससे पहले आपको याद हो, आईसीसी ने महिलाओं का ही वनडे वर्ल्ड कप जो था उससे भी स्थगित किया है। वो 2021 में होना था, लेकिन अब उसे आईसीसी ने पोस्टपोन किया और अब वो होगा 2022 में, ठीक है। तो विमेंस का वनडे वर्ल्ड कप और विमेंस का T20 वर्ल्ड कप दोनों ही पोस्टपोन किया जा चुका है। अगला है, वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? 2020 का बुकर पुरस्कार मिला दोस्तों डगलस स्टुअर्ट को। डगलस स्टुअर्ट दोस्तों ये स्कॉटिश राइटर हैं। इन्होंने एक उपन्यास लिखा हुआ है सगीज बेन। इनका पहला उपन्यास था सगीज बेन। तो सगीज बेन उपन्यास के लिए ही इनको बुकर प्राइज़ दिया गया है, ठीक है, फिक्शन कैटेगरी में इनको दिया गया है। अच्छा, बुकर पुरस्कार जो होता है दोस्तों, ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे गए और यूनाइटेड किंगडम में पब्लिश हुए बेस्ट नॉवेल्स को दिया जाता है, ठीक है। इसके लिए प्राइज़ मनी इस बार दी गई इनको 50,000 पाउंड की। कितने की? 50,000 पाउंड्स की, जो कि लगभग होता है 66,000 US डॉलर। अगला है, हाल ही में किस पुलिस स्टेशन को ISO सर्टिफिकेट दिया गया? तो अभी हाल ही में उत्तर पुलिस स्टेशन कोहिमा को ISO सर्टिफिकेट दिया गया है। ISO सर्टिफिकेट यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो सर्टिफिकेट दिया गया है, इस पुलिस स्टेशन को क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए दिया गया है। अगला है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में उतारा? तो अभी हाल ही में स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है। इस अंतरिक्ष एजेंसी ने, ये अमेरिका की प्राइवेट एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी है, और इसने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में उतारा है। अच्छा, स्पेस में कहाँ पर उतारा है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। आपको पता होना चाहिए, अमेरिका का अंतरिक्ष में एक स्टेशन है, उसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अमेरिका ने वहाँ पर भी अपना एक स्पेस स्टेशन बनाया हुआ है, तो उसका नाम ही रखा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। उसे आप अंतर्राष्ट्रीय कोई अलग से संस्था मत समझिएगा, वो अमेरिका का ही है। तो उस पर ये लोग 6 महीनों तक रहेंगे, 6 महीनों तक वहाँ पर रिसर्च वगैरह करेंगे। तो ये 4 अंतरिक्ष यात्रियों का नाम क्या है? इन चारों अंतरिक्ष यात्रियों का नाम है माइक हॉपकिंस, विक्टर ग्लोवर, सैनन वाकर और सोइची नोगुची जापान के हैं, और इनको भी साथ में ले गए लोग। चलिए, स्पेस एक्स के जो मालिक मैंने बताया आपको, एलन मस्क, ये अभी हाल ही में एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई, इसमें बताया गया कि इन्होंने बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया और बन गए हैं दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति। ये भी आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, स्पेस एक्स ने दोस्तों नासा के साथ इसके लिए डील की थी। तो ये जो चारों यात्री थे, ये नासा के ही यात्री थे, ठीक है। तो नासा के लिए स्पेस एक्स ने कॉमर्शियल डील की हुई थी। ओके, अगला है, हाल ही में किस झील को रामसर संरक्षण संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आर्द्र भूमि स्थल चुना गया? तो अभी हाल ही में लोनार झील को,
किसे? लोनार झील को दोस्तों रामसर संरक्षण संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आर्द्र भूमि स्थल चुना गया है। लोनार झील दोस्तों अभी कुछ ही महीनों पहले चर्चे में आई थी। क्यों चर्चे में आई थी? क्योंकि इसका कलर अचानक से गुलाबी हो गया था। ओके, और लोनार झील महाराष्ट्र में है ही। इसके बारे में कहा जाता है कि कई हजार सालों पहले यहाँ पर एक उल्का पिंड गिरा हुआ था और उस उल्का पिंड गिरने से ही इस झील का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो अभी जब गुलाबी रंग हो गया था यहाँ का कलर इस झील के पानी का, तभी ये बहुत ज़्यादा चर्चे में आया था। तो आने वाले एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वो आपको याद रखना चाहिए। तो इसको अभी हाल ही में वेटलैंड साइट ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार का उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? बिहार के उप मुख्यमंत्री बनाए गए दोस्तों तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। इन दोनों को बनाया गया बिहार का डिप्टी सीएम। उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सीएम के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए, नीतीश कुमार जी 7वीं बार बने सीएम और लगातार चौथी बार बने हैं सीएम। ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद को बनाया गया डिप्टी सीएम। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चे में आई पुस्तक ए प्रॉमिस्ड लैंड को किसने लिखा हुआ है? ये पुस्तक दोस्तों है बराक ओबामा की। बराक ओबामा अमेरिका के 44वें प्रेसिडेंट थे। कौन से? 44वें प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, और किस पार्टी से थे? डेमोक्रेट पार्टी से थे। और इनके उपराष्ट्रपति तब हुआ करते थे जो बिडेन, और जो बिडेन ने अब की बार वाला चुनाव जीत लिया और वो बन गए 46वें प्रेसिडेंट। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन पार्टी से उनको हरा दिया था। तो बराक ओबामा ने अपना ये एक प्रकार से कहें संस्मरण लॉन्च किया है। संस्मरण क्या होता है? संस्मरण का मतलब हुआ कि कुछ टाइम पीरियड के लिए अपने द्वारा कही गई जो बात होती है, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। आप लोग आत्मकथा का छोटा भाई समझिए इसे, ठीक है, संस्मरण। तो ये प्रॉमिस्ड लैंड वही है। तो अमेरिका के 2 कार्यकाल पूरा किए राष्ट्रपति के रूप में, तो उसमें इनका जो भी एक्सपीरियंस रहा उसको इन्होंने शेयर किया। और बहुत ज़्यादा चर्चे में तब आई थी ये पुस्तक जब इन्होंने राहुल गांधी के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें कही हुई हैं अपनी पुस्तक में, तब इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है, हाल ही में किस कंपनी ने विश्व का सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन खोला? तो अभी हाल ही में टेस्ला कंपनी ने। टेस्ला कंपनी भी दोस्तों है एलन मस्क की। इसने विश्व का सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन खोला है। ये सुपर चार्जर स्टेशन जो है इसमें 56 चार्जिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सुपर चार्जिंग स्टेशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। ओके, अगला है, हाल ही में आयोजित हुए 37वें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता की है वियतनाम ने। वियतनाम आसियान शिखर सम्मेलन। अब देखिए, आसियान जो है इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इस बार का ये 37वां संस्करण था इसका। इसमें 15 एशिया पैसिफिक देश जो हैं, यानी एशिया प्रशांत क्षेत्र के जो देश हैं, उसने दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए क्योंकि इसमें इंडिया जो है वो शामिल नहीं था। 15 एशिया प्रशांत देशों ने दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी फ्री ट्रेड पर समझौता किया है। फ्री ट्रेड का क्या मतलब हुआ? फ्री ट्रेड का मतलब ये हुआ जैसे आप एक स्टेट में भारत में हो, किसी एक स्टेट से कोई चीज़ लेते हो दूसरे स्टेट में बेच देते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी अदर चार्ज नहीं लगना, कोई बैन नहीं लगना, ठीक है। ऐसे ही हो सकेगा इन 15 देशों के बीच में भी, यानी कोई भी एक देश दूसरे देश से कभी भी बिना कुछ पूछे व्यापार कर सकता है। तो ये है 15 एशिया प्रशांत क्षेत्र देशों के सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता। इसमें भारत नहीं शामिल हुआ, भारत ने इससे मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि इसमें भारत का ही फायदा है। भारत दोस्तों अभी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला देश है नहीं, तो ऐसे में भारत में इन्वेस्टमेंट तो कम होगा, लेकिन भारत जो है, भारत के जो व्यापारी हैं वो दूसरे देशों से सामान ज़्यादा मात्रा में लेंगे, तो इससे भारत का ही घाटा हुआ ना। क्योंकि भारत के जो व्यापारी होंगे, जो प्रोड्यूसर होंगे, जो उद्योग वाले होंगे, जो निर्माता होंगे, उनका घाटा होने लगेगा, क्योंकि जिनको सामान लेना होगा वो विदेशों से मंगा लेंगे भाई। तो इसीलिए तो आत्मनिर्भर हो रहा है, तो आत्मनिर्भर का कोई मतलब ही नहीं हुआ। चलिए, तो इसी वजह से भारत इसमें शामिल नहीं हुआ। तो फिलहाल याद रखिएगा, वियतनाम जो है यहाँ पर ये समिट आयोजित की गई, यानी कि इसने अध्यक्षता की है वियतनाम की अध्यक्षता में। आसियान के बारे में बात करें तो 10 इसके सदस्य देश हैं और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं लिम जोक हुई। कौन है? लिम जोक हुई हैं इसके सेक्रेटरी जनरल। 1967 में हुई थी इसकी स्थापना, 1967 में हुई थी इसकी स्थापना। और भारत जो है इसका परमानेंट मेंबर तो नहीं है, लेकिन पर्यवेक्षक के रूप में है शामिल। इस समझौते को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समझौते को शॉर्ट फॉर्म में RCEP भी कहा जा रहा है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, RCEP, ठीक है, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी। नेक्स्ट,
14 वर्ष की उम्र में स्नातक पूरा करने वाला पहला भारतीय कौन बना? तो अगस्त जायसवाल 14 वर्ष की उम्र में इन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल कर ली है और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। इन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन में बीए की डिग्री हासिल की है, हैदराबाद की है। अगला है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलीच सैटेलाइट लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में नासा और ईएसए ने, इन दोनों ने मिल करके सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलीच सैटेलाइट लॉन्च किया है। कहाँ से लॉन्च किया, क्या काम है और किस रॉकेट से लॉन्च किया, ये तीनों ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। लॉन्च किया गया इसे कैलिफोर्निया से, ठीक है, कैलिफोर्निया के वेडेनबर्ग एयरफोर्स बेस से इसे लॉन्च किया गया है। नासा के बारे में आप सभी जानते हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ईएसए, इसके बारे में भी जान लीजिए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी है। तो दोनों ने मिल करके इसे लॉन्च किया है। रॉकेट का नाम था फाल्कन 9 रॉकेट, और फाल्कन 9 रॉकेट किसका है? ये है स्पेस एक्स का, और स्पेस एक्स एलन मस्क की है, अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। तो एलन मस्क ने पहुंचाया इनके सैटेलाइट को, सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलीच सैटेलाइट को। बात अब आती है कि क्यों लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, इसका काम ये होगा इस सैटेलाइट का कि जो वैश्विक स्तर पर ग्लोबली जो समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, समुद्री स्तर जो बढ़ रहा है, उसकी निगरानी करेगा ये सैटेलाइट, उससे वहाँ का डाटा भेजेगा, ठीक है, जिससे ये पता लगाया जाएगा कि कितने दिनों में समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, ओके, किस हिसाब से, किस रेट से बढ़ रहा है। अगला, EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर है दोस्तों हांगकांग, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में दुनिया का सबसे महंगा शहर। चाइना का शहर है हांगकांग, सेकंड पर है पेरिस फ्रांस का शहर, ज्यूरिख है थर्ड पर स्विट्जरलैंड का। सबसे सस्ते 3 शहर कौन कौन से हैं? एक है दमिश्क, सीरिया का शहर है। दूसरा सबसे सस्ता शहर है टास्कंद, ठीक है, उज्बेकिस्तान का। और तीसरा सबसे सस्ता शहर है जाम्बिया का लुसाका, ओके। तो अभी हाल ही में EIU यानी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने इसे जारी किया है। दुनिया के 133 शहरों की लिस्ट निकाली गई थी। अगला है, नेविगेशन प्रणाली के लिए IMO द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा देश कौन बना? तो चौथा देश बन गया है भारत। अमेरिका, रूस, चीन के बाद अब भारत भी बन गया है IMO सर्टिफिकेट पाने वाला। किसके लिए? अपनी नेविगेशन प्रणाली के लिए। आपको ये जानकर खुशी होगी कि अब भारत के पास अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम है। नेविगेशन क्या होता है? जैसे आप अभी GPS यूज़ करते हो, GPS यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, यह है अमेरिका का नेविगेशन सिस्टम। तो अमेरिका का नेविगेशन सिस्टम अभी आप गूगल मैप के ज़रिए यूज़ करते हो, ठीक है। लेकिन अब इंडिया के पास भी अपना नेविगेशन सिस्टम है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है IRNSS यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये हमारा नेविगेशन सिस्टम है। इसको भी IMO द्वारा मान्यता मिल चुकी है। IMO क्या होता है? IMO होता है दोस्तों इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। तो हालांकि जो हमारा IRNSS है, इसे अभी हिंद महासागर में कुछ ही क्षेत्रों पर ऑपरेट करने के लिए मंजूरी मिली हुई है, ठीक है, मान्यता मिली हुई है। अच्छा, अब बाकी के जो देश हैं इनका भी आपको पता ही होना चाहिए। अमेरिका को तो मैंने बता दिया, GPS होता है। रूस का क्या होता है? रूस के नेविगेशन सिस्टम का नाम है दोस्तों ग्लोनास, GLONASS, ग्लोनास इसका नाम है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। चाइना का क्या नाम है? चाइना का नाम है बेईदोउ। क्या नाम है? बेईदोउ। दोस्तों, आपको ये सभी चीज़ें डेली करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको बताई जाती हैं। साथ ही साथ आपको जो ईबुक दी जाती है उसमें भी बहुत ज़्यादा डिटेल में बताई जाती है। यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स बताए जाएं। लेकिन फिर भी मैं आपसे रिकमेंड यही करूँगा, आपको अगर टाइम मिल पाता है तो आप लोग डेली करंट अफेयर जरूर देखा करो। अगर टाइम नहीं मिल पाता है तो आप ई-बुक्स ले लिया करो, क्योंकि डिटेल नॉलेज अगर आपको रहेगी तो आप क्वेश्चंस कभी नहीं मिस कर पाओगे, कभी भूलोगे नहीं। अगला, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य की संयुक्त परियोजना अभयम शुरू की? अभी हाल ही में अभयम परियोजना दोस्तों शुरू की है किसने? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने अभयम परियोजना शुरू की किस लिए? वीमेंस सेफ्टी के लिए, महिलाओं को इकोनॉमिकली पॉलिटिकली एम्पावर भी किया जा सके, साथ ही साथ उनकी सेफ्टी का भी ख्याल रखा जा सके। तो मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के YSR जगनमोहन रेड्डी जी ने इसका उद्घाटन किया है, इस परियोजना का, इस प्रोजेक्ट का। ओके, तो ये परियोजना बेसिकली ट्रांसपोर्ट विभाग के क्षेत्र में आएगी और ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये बेसिकली वर्क करेगी।
ऑटो वगैरह में ट्रैकिंग आईडी वगैरह लगा करके ट्रैक भी किया जा सकेगा, जिससे वीमेंस की सिक्योरिटी और जो चिल्ड्रंस होते हैं उनकी सिक्योरिटी सुनिश्चित की जा सके। अगला है भारत और किस देश के बीच सिम्बैक्स 2020 नामक समुद्री अभ्यास हुआ। तो अभी हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बैक्स 2020 नामक समुद्री अभ्यास हुआ। अब देखिए दोस्तों, ये है सिम्बैक्स और ये है द्विपक्षीय अभ्यास। सिम्बैक्स को आप लोग तोड़ेंगे, मैंने आपको बताया था, जैसे ही कैपिटल लेटर में आपको नाम लिखा मिल जाए आप लोग उसको तोड़ना शुरू कीजिए। तोड़ने का मतलब है कि एस से होता है सिंगापुर, आई से मतलब इंडिया, एम से मतलब मैरीटाइम। अब देखिए मैरीटाइम मिला तो आप लोग समझ जाइए समुद्री अभ्यास है। समुद्री अभ्यास यानी नौसेना के बीच हुआ। बी है, बी से बायलेटरल यानी द्विपक्षीय है, दो देशों के बीच में हुआ। ई एक्स से एक्सरसाइज। ओके, अभी कुछ ही दिन पहले इसी के जस्ट पहले हुआ सिटमैक्स। तो सिटमैक्स जो था वो था सिटमैक्स 2020 था, वो त्रिपक्षीय था। सिटमैक्स था सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड के बीच में मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो वो भी हुआ अंडमान सागर में और ये भी हुआ अंडमान सागर में। हालांकि ये जो सिम्बैक्स था इसका ये 27वां संस्करण था। 27वां संस्करण आयोजित हुआ भारतीय नौसेना के द्वारा। भारतीय नौसेना ने मेज़बानी की थी इसकी। ठीक है, चलिए अगला, कर्नाटक के राज्यपाल ने किसे डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि दी। तो कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला ने दोस्तों अभी हाल ही में के सिवान जी को, के सिवान कौन है, ये इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो के अध्यक्ष के सिवान को दोस्तों डॉक्टरेट ऑफ साइंस ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि दी है, मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी है। कहाँ पर दी गई, विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा ये मान्यता दी गई है। ठीक है, देश के स्पेस प्रोग्राम में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है। अगला, एपेक शिखर सम्मेलन 2020 की मेज़बानी किसने की। एपेक शिखर सम्मेलन, इसकी मेज़बानी की मलेशिया ने। एपेक का क्या मतलब होता है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसकी मेज़बानी इस बार की मलेशिया ने। मलेशिया के जो पीएम हैं मुहिद्दीन यासीन, तो मुहिद्दीन यासीन इसके अध्यक्ष थे। अच्छा, दूसरी बार ऐसा है जब मलेशिया इसकी मेज़बानी कर रहा है। इससे पहले भी मलेशिया एक बार कर चुका है। कब किया था, 1998 में किया था। अगली मेज़बानी कौन करेगा, तो अगली मेज़बानी जो 2021 वाली होगी वो होगी न्यूजीलैंड के अंडर में। न्यूजीलैंड उसकी मेज़बानी करने वाला है। एपेक के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। एपेक का फुल फॉर्म दोस्तों होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना हुई 1989 में। 1989 में हेडक्वार्टर है क्वींस टाउन सिंगापुर में। 21 सदस्य देश हैं इसके और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रेबेका फातिमा सना मारिया। अगला, हाल ही में कहाँ से निवार नामक चक्रवाती तूफान उठा। तो ये तूफान उठा है बंगाल की खाड़ी से, निवार नाम का चक्रवाती तूफान। और ये तूफान तमिलनाडु के तटों से, पुडुचेरी के तटों से टकराया हुआ है। ओके, चलिए अभी कुछ दिन पहले कुछ और भी तूफान आए थे, जैसे कि गोनी नाम का तूफान आया था, फिलीपींस में आया था 2020 का सबसे खतरनाक तूफान। भारत में अगर बात करें तो भारत में अम्फान तूफान आया था, निसर्ग आया था, ठीक है, गति आया था और अब निवार आया है। अगला, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने एटीपी टूर फाइनल्स 2020 का खिताब जीता। तो अभी हाल ही में दोस्तों डेनियल मेदवेदेव ने, किसने, डेनियल मेदवेदेव ने अपना पहला और अपने कैरियर का सबसे बड़ा खिताब जीता, एटीपी टूर फाइनल्स। डेनियल मेदवेदेव हैं रसिया के और इन्होंने डोमिनिक थिएम को हराया। डोमिनिक थिएम है ऑस्ट्रिया के, तो इन्होंने उनको हराया है। आयोजन हुआ था लंदन में और इनके करियर का सबसे बड़ा ये खिताब रहा। अच्छा दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई खिलाड़ी दुनिया के टॉप 3 खिलाड़ियों को हरा करके जीता हुआ है ये टूर फाइनल्स। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा किया है। ये चौथे नंबर पर है रैंकिंग में और इन्होंने अपने से ऊपर टॉप 3 को हरा करके जीता है ये खिताब। अच्छा, सबसे ज़्यादा एटीपी टूर फाइनल्स जीता है रोजर फेडरर ने। नेक्स्ट बात करते हैं, चीन ने चंद्रमा की सतह से पत्थरों के नमूने लाने के लिए कौन सा अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया। तो चीन ने अभी हाल ही में चॉन्ग-ई5 नाम का एक मिशन लॉन्च किया है। चंद्रमा का मिशन है ये काम ये करेगा कि चंद्रमा की सतह से पत्थरों के सैंपल्स लाएगा, उस पर रिसर्च करेगा चाइना का ये पहला चंद्रमा मिशन था। अगला देखते हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की। तो अभी हाल में योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदल करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट रखने की घोषणा की है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अयोध्या में दोस्तों अभी दीपोत्सव हुआ था और दीपोत्सव ने 6,06,000 दिए जला करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये भी आपको याद रखना है दीपावली के दीपोत्सव में। अगला, किस राज्य ने बाहरी लोगों के राज्य में आने पर कोरोना निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य किया। तो दोस्तों महाराष्ट्र बन गया है ऐसा पहला राज्य जिसने ये घोषणा कर दी है कि अगर
कोई व्यक्ति है वो कुछ स्पेसिफिक स्टेट से अगर वो आ रहा है महाराष्ट्र में, तो उसको अपना कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट साथ लेकर के आना होगा, वो दिखाना अनिवार्य होगा, तभी एंट्री मिलेगी। अब कौन कौन से राज्य हैं? ये राज्य हैं दोस्तों गुजरात, दिल्ली एनसीआर, राजस्थान और गोवा। इन 4 जगहों से अगर कोई व्यक्ति जाता है महाराष्ट्र में तो उनको कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। हालांकि ये जो 4 स्टेट हैं ये और भी आगे बढ़ सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है, ठीक है। तो फिलहाल कुछ राज्यों के लिए ही अभी है, सबके लिए नहीं। अगला, अमेरिका के नए विदेश मंत्री कौन नियुक्त किए गए? तो दोस्तों अमेरिका के नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट जो बिडेन ने अपने मंत्रिमंडल में अपना नया विदेश मंत्री चुना है एंटनी ब्लिंकेन को। कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति बनाया था, ये घोषणा बहुत पहले ही उन्होंने कर दी थी। एंटनी ब्लिंकेन अब होंगे वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर। एंटनी ब्लिंकेन जो है दोस्तों ये बराक ओबामा जब थे उनके टाइम पर राजनयिक भी रह चुके हैं। अगला, किस भारतीय वेब सीरीज को 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड मिला? तो दोस्तों दिल्ली क्राइम नाम की वेब सीरीज जो है इसको 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड मिला हुआ है, दिल्ली क्राइम। इसकी डायरेक्टर हैं रिची मेहता, डायरेक्टर का नाम आपको याद रखना चाहिए, रिची मेहता। ओके, दिल्ली में जो हुआ था गैंगरेप उस पर बनी हुई ये वेब सीरीज है। अगला, डीआरडीओ ने भारत के पहले हैवी वेट टारपीडो का निर्माण किया, इसका क्या नाम है? इसका नाम है दोस्तों वरुणास्त्र। क्या नाम है? वरुणास्त्र। भारत का पहला हैवी वेट टारपीडो है। टारपीडो क्या होता है? जैसे आप सुनते हो मिसाइल, मिसाइल क्या होता है? मिसाइल हवा में मार करता है, ठीक है। हवा से ज़मीन पर मार किया या फिर हवा से हवा में मार किया या फिर ज़मीन से हवा में मार किया, तो ये तो ऊपर हुआ ज़मीन के। लेकिन अगर पानी के अंदर कोई मार करने वाली मिसाइल है तो वो होती है टारपीडो। ये सबमरीन्स वगैरह से छोड़ी जाती है, तो समझ लीजिए मिसाइल का ही दूसरा नाम टारपीडो है, बस ये पानी के अंदर चलती है, वहाँ काम करती है। तो ये हैवी वेट है। हैवी वेट का मतलब ये ज़्यादा हथियार सामग्री कैरी कर सकेगी और ज़्यादा बड़ा विस्फोट कर सकेगी। अगला, किस राज्य सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया? हिम सुरक्षा अभियान ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। क्यों शुरू किया है? लोगों को कोविड-19 महामारी के बारे में अवेयर करने के लिए। साथ ही साथ क्योंकि ये डोर टू डोर यानी घर घर तक जाकर के अवेयरनेस फैलाई जाएगी, तो साथ ही साथ इन्होंने कहा कि आप लोग सैंपल्स भी इकट्ठा करो, कुछ जानकारियाँ भी इकट्ठा करो कि कितने लोग टीबी से पीड़ित हैं, कितने लोग कुष्ठ रोगी हैं, शुगर से, ब्लड प्रेशर से, इन सभी बीमारियों के बारे में भी जानकारियाँ साथ ही साथ इकट्ठा कर ली जाएंगी इसी हिम सुरक्षा अभियान के लिए। लेकिन सबसे बेसिक जो काम इसका यही होगा, मेन पर्पज़ यही होगा कि कोविड-19 के बारे में लोग को अवेयर किया जा सके। अगला, राजस्थान में बनाई जा रही देश की सबसे लंबी पानी की सुरंग का क्या नाम रखा गया? इसका नाम रखा गया परवान सुरंग। परवान सुरंग दोस्तों देश की सबसे लंबी पानी की टनल है, ठीक है। ये सुरंग 8 किलोमीटर लंबी होगी, 8 किलोमीटर। परवान नाम क्यों रखा गया है? राजस्थान में परवान बांध है, वहाँ पर पहाड़ को काट करके इसे बनाया जा रहा है, इस वजह से इसका नाम परवान है, ठीक है। आगे आने वाले दिनों में किसी महापुरुष पर इसका नाम रख दिया जाएगा। चलिए अगला, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? आईसीसी के नए अध्यक्ष बने दोस्तों ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले ये हैं न्यूजीलैंड के, 2012 से न्यूजीलैंड क्रिकेट के ये डायरेक्टर हैं और अब ये आईसीसी के भी अध्यक्ष होंगे। आईसीसी के अध्यक्ष दोस्तों जो इससे पहले थे शशांक मनोहर जी, इन्होंने कुछ महीनों पहले इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे थे इमरान ख्वाजा जो कि उपाध्यक्ष हैं, लेकिन अब ग्रेग बार्कले को प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया गया है आईसीसी का। आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहनी। डी ऑप्शन में दिख रहे हैं आपको सौरव गांगुली जो कि हैं बीसीसीआई के अध्यक्ष। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने टी-सरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में रसिया ने किया है दोस्तों टी-सरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतम परीक्षण। हाइपरसोनिक है यानी कि इसकी स्पीड जो होगी वो 5 मैक से 10 मैक के बीच में होगी। इसकी एक्चुअल स्पीड है दोस्तों 8 मैक की, ठीक है, 8 मैक की इसकी स्पीड है टी-सरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की। अगर यही 5 मैक से नीचे होती तो हम लोग सुपरसोनिक स्पीड कहते। रेंज है इसकी 450 किलोमीटर की। तो अभी हाल ही में आर्कटिक में इसने इसका सफलतम परीक्षण किया हुआ है। अगला, किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि मिली? तो इनमें से जल्लीकट्टू मूवी को दोस्तों भारत की ऑफिशियल एंट्री मिली है ऑस्कर 2021 के लिए। किस कैटेगरी में मिली है ये इंपॉर्टेंट है। तो जल्लीकट्टू फिल्म को दोस्तों बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये एक मलयालम फिल्म है और अभी तक तीसरी मलयालम फिल्म है जिसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है, भेजा गया है भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में। इससे पहले एडमिंटे मांकन आबू को और गुरु को,
इन दोनों मलयालम मूवीज़ को ऑलरेडी भेजा जा चुका है, ठीक है। अच्छा, एक और फिल्म आई थी अभी, नटखट, ये शॉर्ट फिल्म है, इसको भी भेजा जा चुका है, ठीक है। इसको भी अभी भेजा गया है शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में, याद रखिएगा, ऑस्कर 2021 के लिए, जो कि है 93वां संस्करण जो होने वाला है, ठीक है। फरवरी 2023 में ऑर्गेनाइज होगा और उसमें पता लगेगा किसको मिला है। अगला, हाल ही में जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में एशिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन चुनी गई? तो एशिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी चुनी गई दोस्तों नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। अब देखिए, ये है सिंगापुर की यूनिवर्सिटी, ये है टॉप पर। सेकंड पर कौन है? सेकंड पर है दोस्तों त्सिंगहुआ यूनिवर्सिटी, जो कि है चाइना की। थर्ड पर है नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ये है सिंगापुर की, ठीक है, नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। अच्छा, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर जो है दोस्तों, ये लगातार तीसरे वर्ष टॉप पर आई हुई है। अब इंडिया की बात कर लेते हैं, तो इंडिया की टॉप 3 यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात करेंगे। IIT बॉम्बे जो है वो इंडिया में है टॉप पर, ओवरऑल इसकी रैंक है 47वीं रैंक है। IIT दिल्ली है इंडिया में टॉप पर, सेकेंड टॉप पर यानी दूसरे स्थान पर, और ओवरऑल इसकी रैंक है 50वीं। थर्ड जो टॉप पर है इंडिया में वो है IIT मद्रास, ओवरऑल इसकी रैंक है 56। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया? तो अभी हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना क्वारंटाइन शब्द को, क्वारंटाइन वर्ड को। अभी इससे पहले लॉकडाउन वर्ड को कॉलिंस डिक्शनरी ने, किसने? कॉलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना था, और अब कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटाइन वर्ड को चुना है अपना वर्ड ऑफ द ईयर। अगला, हाल ही में किसने महिला बिग बैश लीग 2020 जीती? तो अभी हाल ही में सिडनी थंडर्स ने जीती है मेलबर्न स्टार को हरा करके महिला बिग बैश लीग, वीमेंस बिग बैश लीग। ये T20 क्रिकेट होता है, ठीक है, वीमेंस का। चलिए अगला, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य की संयुक्त परियोजना अभियान शुरू की? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है, इसमें आंध्र प्रदेश करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला है, फीफा ने अफ्रीकी फुटबॉल परिसंघ यानी CAF के अध्यक्ष पर कितने वर्षों का प्रतिबंध लगाया? तो इन पर दोस्तों 5 वर्षों का प्रतिबंध लगाया गया है। अफ्रीकी फुटबॉल परिसंघ के जो अध्यक्ष हैं, कौन हैं? अहमद, उन पर 5 वर्षों का प्रतिबंध लगाया किसने? फीफा ने, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन ने। अगला है, किस अभिनेता को वर्ष 2020 का आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार मिला? तो अभी हाल ही में नसीरुद्दीन शाह को दोस्तों 2020 का आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर सम्मान दिया गया है। किसे? नसीरुद्दीन शाह को। अगला, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हो गया? तरुण गोगोई ये थे दोस्तों असम के पूर्व मुख्यमंत्री, इनका अभी हाल में निधन हो गया है। असम के लगातार 15 वर्षों तक ये CM रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, इनका अभी हाल में निधन हो गया है 86 वर्ष की उम्र में। अच्छा दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले ऊपर के जो 3 ऑप्शन में 3 स्टेट दिख रहे हैं, इनके भी पूर्व मुख्यमंत्रियों का निधन हुआ है। रिविजन कर लेते हैं हम लोग। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे केशुभाई पटेल जी, इनका निधन हुआ। सतीश प्रसाद सिंह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, सबसे छोटे कार्यकाल वाले पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका भी निधन हुआ। अच्छा, ये जो केशुभाई पटेल थे ये BJP के बिहार में पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे संचामान लिम्बू। कौन? संचमान लिम्बू। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री थे संचमान लिम्पू। कौन? संचमान लिम्पू, इनका भी निधन हो गया है। तो ये सभी जो ऑप्शन दिख रहे हैं सभी के पूर्व मुख्यमंत्री निधन हुए हैं अभी हाल फिलहाल में। अगला, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए विजय कुमार सिन्हा जी। इन्होंने अवध बिहारी को हराया है। अवध बिहारी जी जो थे ये महागठबंधन की तरफ से थे, और विजय कुमार सिन्हा जी जो थे ये NDA की तरफ से उम्मीदवार थे, ठीक है। तो इन्होंने जीत लिया है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का पद। तो अब ये बिहार की विधानसभा जो होगी उसके पद होंगे, अध्यक्ष होंगे, ठीक है। अच्छा, आपको याद हो अभी कुछ ही दिन पहले जीतन राम मांझी को बनाया गया था प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर जो होता है ये टेम्प्रोरी अध्यक्ष होता है, टेम्प्रोरी अध्यक्ष होता है विधानसभा का, अगर लोकसभा में है तो लोकसभा का। इसका काम यही होता है कि जो नवनिर्वाचित सदस्य होकर आए रहते हैं उनको शपथ दिला दो, बस बात खत्म। चलिए नेक्स्ट, 10वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2020 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ दोस्तों त्रिपुरा में। 10वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव, नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ओके, त्रिपुरा में था। 24 से 27 नवंबर तक आयोजित हुआ। 4 दिवसीय ये समारोह था, वर्चुअल तरीके से आयोजित हुआ। त्रिपुरा के जो उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी CM हैं जिष्णु देव वर्मा, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है, नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का। अगला है, किस नगर निगम ने भारत की पहली मल्टी लेवल ऑटोमेटिक टावर कार पार्किंग का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में दक्षिण दिल्ली नगर निगम में, साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने दोस्तों
भारत की पहली मल्टी लेवल ऑटोमेटिक टावर कार का पार्किंग का उद्घाटन किया है। इसमें क्या होता है, एक बिल्डिंग बना दी जाती है, उसमें कई मंजिला वो इमारत होती है और उसमें कार जाकर के पार्क होती है। तो ऐसे में कार पार्किंग के लिए जो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है, जो रोड के किनारे पार्क कर देते हैं या फिर पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलती है, तो उन सब के लिए एक खास तौर से बिल्डिंग बना दी गई है। 17 मंजिला ये इमारत है और इसमें एक बार में 136 कारें पार्क की जा सकती हैं। हालांकि इनको चार्ज देना पड़ेगा जो लोग वहां पर अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। ठीक है, तो दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने भारत की पहली मल्टी लेवल ऑटोमेटिक टावर कार पार्किंग का उद्घाटन किया है। क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। तो बस दोस्तों, अब आप नवंबर मंथ से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पा चुके हो 2 वीडियो में। पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। पार्ट 2 ये रही, 60 क्वेश्चन इसमें हो गए, 50 क्वेश्चन उसमें से, टोटल 110 क्वेश्चन हो गए हैं। 110 क्वेश्चंस के बाहर से आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब आप बेफिक्र होकर के जाओ, कोई भी एग्जाम दे लो। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और पसंद तो ज़रूर आई है क्योंकि आप वीडियो एंड तक देखते हुए आए हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। काफ़ी ज़्यादा मेहनत से रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, इतने सभी क्वेश्चंस को लगातार बोलना पड़ता है। तो आप लोग वीडियो को कम से कम 10 लोगों के पास आज शेयर करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो। इसकी क्विज़ भी आपको मिल जाएगी MZT ऐप पर, तो MZT ऐप पर जाकर के इसकी क्विज़ भी सॉल्व कर लो। ठीक है, और बाकी के मंथ्स की भी वीडियो, उसकी क्विज़, उसकी PDF सब कुछ अवेलेबल है हमारे ऐप पर। तो आप MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड करो और उसका यूज़ करो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। आप हमारी ई-बुक्स वगैरह को भी परचेज कर सकते हो। बाकी की वीडियोज़ देखने के लिए और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।